मोहम्मद कासिम रिजवी, सर्जिकल यूनिट 2 साउथ सर्जरी, मैं एसोसिएट्स प्रोफेसर हूँ। मेरी स्पेशलिटी मेनली कार्डियोलॉजी, लिवर, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर है। लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और मेरी सारी ज़्यादातर ट्रेनिंग जो है इंग्लैंड में हुई है। अब आप सब सोच रहे हैं मैं इंग्लैंड से वापस क्यों आ गया हूँ, लेकिन एक लंबी स्टोरी है। ठीक है, पकड़ लो। एक लंबी स्टोरी है, किसी आपके सामने आमने सामने हुआ तो मैं सुनाऊंगा आपको। आज का टॉपिक है नीमोथोरेक्स। जैसा आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि लंग्स आपको नज़र आ रहे हैं। राइट साइड पे आप अगर देखें तो लंग जो है फुली इन्फ्लेटेड है, और लेफ्ट साइड पे अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि लंग जो है, मार्कर मेरा आपको बता रहा है, जो है वो डिफ्लेट हुआ होगा, कोलैप्स हुआ होगा। ठीक है, अब ये चीज़ जो है वो, इसको हम स्टडी करेंगे कि लंग क्यों कोलैप्स हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है नीमोथोरेक्स। नीमो का आपका मतलब पता होना चाहिए, और थोरेक्स आपको कम है दीदी। एक सेकंड, टेक्निकल इशू है, उसको ठीक कर लें। आवाज़ कम है अभी भी। शायद देखिए, मुझे नहीं दिखती। आवाज़ कम है ना। हाँ, मुझे वहाँ से इशारा करो ना, तो मैं तेज बोलूँ ये क्या करूँ। मैं चेंज कर लेना है। अच्छा, इसको ये चेंज कर देख करो ना, मैं बताता हूँ आपको। आप ये चेंज कर लेना, चलो ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, देखते हैं आप मेरी साउंड जो है, आवाज़ आपको ठीक आ रही है कि नहीं। ठीक है, हमारे जो टेक्निकल एडवाइज़र है अभी मुझे इशारा बताएगा कि मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। अभी तक इशारा उसने नहीं किया, तो आई जस्ट वेट के वहाँ से सिग्नल आ जाए। ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है सबको, ठीक है कि नहीं? क्या थोड़ी तेज़ बोलूँ? ये थोड़ा सा मुझे तेज़ बोलना पड़ेगा। अब बताएं मुझे, आपको आवाज़ ठीक आ रही है कि नहीं? अब सही है सर, आपको ठीक तो है? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। अब होगी सही? जी सर, बस स्टार्ट करें आप। चलो, थैंक यू यार, थैंक यू। सॉरी, पता नहीं कितनी आवाज़ें आई हैं, कितनी नहीं आई हैं, लेकिन थोड़ा सा रिकैप मैं जल्दी से कर देता हूँ। इंट्रोडक्शन में फिर नहीं जाऊँगा। और ये आपको जो है स्क्रीन पे एक लेफ्ट साइडेड कोलैप्स लंग नज़र आ रहा है, डिफ्लेट हुआ है, और इसी को हम स्टडी करेंगे कि क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं कि जो है लंग कोलैप्स हो जाए। ये मेरा मार्कर आपको बता रहा है। और फिर इस पर स्टडी करेंगे कि इस स्पेस जो है बिटवीन visceral pleura, which is covering the lungs, and parietal pleura, which is covering the chest wall. जरा फिर भी मसला है, दूसरी तरफ जा रहे हैं। लैपटॉप में मसला है, तुम्हारे इधर बस आवाज़ का इशू है। चला, यूएसबी वाला स्लॉट है, देखो इसमें यूएसबी देखिए ऑप्शन पीछे रहे हुए चला गया। कम करोगे आवाज़? सॉरी, फिर आवाज़ का इशू है। हमारा एडवाइज़र बताएगा कि मैं बोलूँ कि ना बोलूँ। जी सर, बोलें। मेरी आवाज़ आ रही है सही, क्लियर सबको? नहीं सर, नहीं आ रही? सॉरी, क्या करें, चेंज करें फिर? एक मिनट।
रिवर्स करके देखना कि मैंने एक बार लेक्चर लिया हुआ है इधर। हेलो, अब देखो आवाज आ रही है? नहीं सर। तो ये लगाऊंगा ना, अच्छा दूसरा नहीं, इसमें जाएगी। इस माइक में आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? सर अब आइए, सर लगाएं। इसी में बोलूं फिर मुझे उसकी इशारा करके बताया ना आवाज जा रही है कि नहीं। ओके सर, अब अब मेरी आवाज आ रही है सबको? ओके, ठीक है सर। ठीक है, इतनी आवाज सही? जी सर, ठीक है। इनसे पूछ लें, इन्हीं से पूछ लेते हैं। आप मुझे बताएं आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? जी सर, ओके, क्लियर है। बताएं, मैसेज करें जल्दी। चले, मैंने चैट ग्रुप खोला हुआ है, मुझे बताएं आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर आ रही है। यस सर, चलो गुड, ठीक है, बस ठीक है, आ रही है सबको। चलो बस सबको कहने की जरूरत नहीं है कि आ रही है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको फिर ये जो टॉपिक है हमारा वो है नीमोथोरेक्स। मैं आपको बताता हूँ, आपको लंग्स नज़र आ रहे हैं, लेफ्ट साइड जो लंग है वो कोलैप्स्ड है, और इसी पे हम लोग स्टडी करेंगे कि ये क्यों कोलैप्स हो गया हुआ है, और स्पेस विच इज़ लाइंड बाय विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ गई हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ठीक है, तो नीमोथोरेक्स, नीमो का सबको आपको पता होना चाहिए है कि इट मींस एयर, और थोरेक्स पता है आपको, तो एयर इन दी थोरेसिक कैविटी। थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। एयर इन थोरेसिक कैविटी। इसमें माइक किधर लगाने की मसला है, ये जरा मुंह के करीब करिए। अच्छा, मुझे इधर आके बताना। ठीक है, तो नीमोथोरेक्स, एयर इन थोरेसिक कैविटी। आगे जाते हैं अगली स्लाइड में, इसी पे देखते हैं, कलेक्शन ऑफ एयर इन दी प्लूरल कैविटी कॉजिंग पार्शियल और कंप्लीट लंग कोलैप्स। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इट कैन बी अ कंप्लीट लंग कोलैप्स और इट कैन बी अ पार्शियल, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ एयर इन दी थोरेसिक कैविटी। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ये मैंने आपको ऐसे एक बेसिक डायग्राम बताया, जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि पैराइटल प्लूरा नज़र आ रहा है आपको, मेरा मार्कर आपको बताएगा पॉइंटर। ये आपका प्लूरल मेम्ब्रेन है जो आउटसाइड है लाइनिंग द थोरेसिक कैविटी, इट्स कॉल्ड पैराइटल प्लूरा, और द प्लूरा which is lining the lungs is called visceral pleura. So the space which is in yellow in color is the pleural cavity. Normally it's in negative pressure. क्यों? Because of the elastic recoil of the lungs or outward pull of the chest wall. So normally it is in a there is slightly negative pressure in the pleural cavity. Now ये पीछे इसकी जो basic अंडरस्टैंडिंग है, जिसमें आपको समझ में आएगा कि व्हेन दिस नेगेटिव प्रेशर इज लॉस्ट, यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर डेवलप हो जाता है, और फिर इसी की वजह से जो है एयर इन दी प्लूरल कैविटी आ जाती है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। ये मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ। फिर लंग्स आपको नज़र आ रहे हैं, मार्कर मेरा आपको बताएगा ये लंग्स हैं। लेफ्ट साइड जो है फुली इन्फ्लेटेड है, लेफ्ट और राइट साइड इज कोलैप्स्ड। ये जो ब्लू स्पेस आपको नज़र आ रही है इज दी प्लूरल स्पेस। यहाँ आपको नज़र आ रहा है, मेरे मार्कर को देखें, ये विसल प्लूरा और लाइनिंग थोरेसिक कैविटी इज पैराइटल प्लूरा। ये तो आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा, होपफुली आपको याद आ रहा होगा आहिस्ता आहिस्ता। जब इस कैविटी में एयर आ जाएगी तो इट्स कॉल्ड थोरेक्स। एयर कहाँ से आएगी? एयर इट कैन आइदर कम फ्रॉम द आउटसाइड एटमॉस्फेयर। क्या कॉजेज हो सकते हैं? कोई भी ट्रॉमा है, इंजरी है, रिप फ्रैक्चर्स हैं, स्टैब वुंड्स हैं, बुलेट वुंड्स हैं,
जब आपकी जो चेस्ट वॉल ब्रीच होगी, ये पेनिट्रेट होगी, तो आपकी यहाँ से एयर एंट्री हो जाएगी, जैसा कि आपको ये पॉइंटर बता रहा है, एयर यहाँ पे आ गई है। दूसरी रीज़न क्या हो सकती है जहाँ एयर आपके प्लूरल कैविटी में आ सकती है, वो हो सकती है कोई लंग डिजीज़, कोई भी किस्म की लंग डिजीज़। इट कुड बी एब्सेस व्हिच फॉर्म्स कैविटीज, इट कुड बी इवन ट्यूबरकुलोसिस, ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीजेस जैसे एस्थमा आपने कहा होगा, तो वहाँ में कोई लंग डिजीज़ होगी तो इट कैन ऑल्सो रप्चर और कॉज रेंट और डिफेक्ट इन द लंग पैरेन्काइमा, और जहाँ से आपकी एयर यहाँ से लीक होकर प्लूरल कैविटी में आ जाएगी। बेसिक कॉन्सेप्ट अभी तक यही हम समझे हैं कि एयर इन दी प्लूरल कैविटी इज कॉल्ड न्यूमोथॉरिक्स। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। टाइप्स सब कहेंगे कितने टाइप्स की हैं, डिवाइड की हुई हैं, जितना आप रिटेन रख सकते हैं आप रख लें, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपका कुछ कॉन्सेप्ट बन जाए। होपफुली ये जो अगर आपकी इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो यू कुड पोटेंशियली बी परफॉर्मिंग अ लाइफ सेविंग प्रोसीजर। ठीक है, तो टाइप्स जो हैं, स्पॉन्टेनियस का अगर किसी को मतलब नहीं पता, इसका मतलब है कि जो है विदाउट जो है कोई इंजरी या ट्रॉमा, सो इट अकर्स स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, प्राइमरी एक हमने कॉलम बनाया हुआ है, रो बनाया हुआ है, जिसमें आइदर देयर इज नो कॉज एंड देयर इज नो लंग डिजीज, कोई वजह नहीं होती है, इट कुड बी जेनेटिक, फेमिलियल, हेरिडिटरी, कुछ भी हो सकता है। दूसरा मैंने रो बनाया हुआ है सेकेंडरी का। सेकेंडरी में कॉजेज हो सकती हैं जैसे हमने मेंशन की हैं, कोई भी लंग डिजीज, could be obstructive airway disease जैसा हमने मेंशन किया, अस्थमा, और इट कुड बी निमोनिया, एब्सेसेस, जो कि आपकी जो है वो रिलीज करेगी एयर फ्रॉम द लंग्स इनटू द प्लूरल कैविटी। दूसरा हमने मेंशन पहले किया था ट्रॉमा, जिसकी वजह से चेस्ट केज या चेस्ट वॉल इंजरी होगी। इट कुड बी एन ओपन वूंड, फायर आर्म हो सकता है, स्टैब हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी जो एक्सटर्नल चेस्ट केज है वो डैमेज होगा और आपकी एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो उसमें प्लूरल स्पेस में एंटर होगी। दूसरा हमने कहा हुआ है रो आप देखिए क्लोज्ड वुंड्स, वो इट कुड बी आइदर ब्लंट ट्रॉमा, कुड बी फ्रैक्चर्स, और फ्रैक्चर्स कैन लीड टू चेस्ट वॉल डिफेक्ट, इवन ब्लंट ट्रॉमा कैन आल्सो कॉज जो है। तो एयर जो है इसमें आप सिंपली ये समझें, एयर जो एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो लंग्स के अंदर चली जाएगी, और पहली जो हमने बात की थी सेकेंडरी जो है उसमें लंग डिजीज़ है, जिसके जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं उसके थ्रू जो है लंग डैमेज अगर हुई हुई है तो एयर अंदर से स्पेस में चली जाएगी। एक और कॉलम भी है, उसको मैं आपको डायग्राम्स में भी शो करूँगा। आइट्रोजेनिक, आइट्रोजेनिक का मतलब ये होता है कि इस सेल्फ इंड्यूस्ड यानी डाल रहे हैं, इंट्रावेनस एक्सेस डाल रहे हैं, तो आपसे जो है वो ना चाहते हुए अनइंटेंशनली अनइंटेंटेड इंजरी हो गई है। ठीक है, तो मैं इधर ही मैं थोड़ा चैट का बॉक्स खोल देता हूँ, किसी को कोई इश्यू हो तो उससे मुझे पता चल जाए। हाइड्रोजेनिक मीन्स सेल्फ इंड्यूस्ड जो है अनइंटेंशनल है, बट इट कैन ऑल्सो कॉज इंजरी। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसीजर्स हैं, ऑपरेशन हैं, जिसमें कि आप अनइंटेंशनली जो है अनइंटेंडेड इंजरी आप पेशेंट को कॉज करते हैं। तो इसमें 2-3 प्रोसीजर्स हैं जो आपको मैं डायग्राम्स बता। आ रही है आवाज़? चलो, सॉरी यार, प्लीज बताएं। जी सर, आ रही है आवाज़। हेयर मी आ रही है? चलो ठीक, ओके जी सर, अब ठीक है। चलो ठीक, ओके, दोबारा स्टार्ट ओके। करते हैं जहाँ पे हमने सिलसिला थोड़ा ये एक पिक्चर आपको नजर आ रही है जिसमें यार फिर इंटरनेट वो कनेक्शन टूट गया।
आवाज आ रही है? इंटरनेट का कनेक्शन टूट गया, इंटरनेट कनेक्शन टूट गया। ये तो शुरू हो रही है वैसे। क्या ये ऐसे अभी लिखा हुआ है ना, फिर गायब हो गया। पूछो उनसे। स्क्रीन शेयर करें सर कौन सी ये हो रही है, स्क्रीन तो शुरू हो रही है, मेरे पास आ रही है यही है ये। आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? बोले भाई। सर आपकी आवाज इसमें नहीं जाएगी, यहाँ से जा रही है। मुझे ये क्यों कह रहा है कि इस तरह ऊपर कर रहा है? आपने इसमें बोला। अच्छा बस ठीक है, दिस माइक इज नॉट वर्किंग। चलो ठीक है, तो ये उतार दूं? स्टार्ट करें। ठीक है, मुझे आई कैन हियर यू। शुक्र है मोहम्मद सालार साहब। सर आवाज़ सही ही है, आप कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, बीच में को मुझे मैसेज कर दिया आवाज़ नहीं आती। ठीक है, तो ये मैं आपको पिक्चर भी पीछे रिकॉल करता हूँ जहाँ हमने सिलसिला छोड़ा था कि ठीक है, दूसरी पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा था, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जैसे एग्जामिनेशन ऑफ ब्रोंकाई या लंग्स। ये आपको इनसाइड नज़र आ रही है इसकी ब्रोंकाई की। ये लेफ्ट ब्रोंकाई है, राइट ब्रोंकाई है, ये आपको उसको कार्टिलेज रिंग्स नज़र आ रहे हैं। तो अगर ये प्रोसीजर कोई कर रहा हो और डैमेज हो जाए ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स की, तो एयर जो है कैन लीक फ्रॉम इनसाइड द लंग्स इनटू द प्लूरल कैविटी। दूसरी तरफ राइट साइड पे आप देखें, एक पेशेंट में कोई लाइन है जो लेफ्ट साइड ऑफ द नेक जा रही है। इनको सेंट्रल लाइंस कहते हैं क्योंकि ये जो लार्जर वेन्स हैं जैसे कि इंटरनल जुगुलर या सबक्लेवियन, उसके अंदर ये जाती है। डिफरेंट रीजंस हैं, इंशाल्लाह आप जो ईयर्स आपके ज़्यादा होंगे आपको पता चल जाएगा। तो इसमें भी जो है अगर आप लाइन पास करते हुए एपेक्स ऑफ द लंग को अगर आप डैमेज कर दें तो एयर कैन लीक इनटू द प्लूरल कैविटी। तो एक और रीज़न जो है जिससे कि एयर लीक हो सकती है वो है मैकेनिकल वेंटिलेशन। एज यू कैन सी, एक पेशेंट है, अनवेल है, क्रिटिकल है, इंटेंसिव केयर में है, और ये आप इसकी देख रहे हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब गोइंग इनटू द लंग्स, और ये साथ ही उसकी जो ट्यूब्स हैं दे आर कनेक्टेड टू अ वेंटिलेटर। सो दिस पेशेंट हैज बीन प्लेस्ड ऑन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन और वेंटिलेटर। इसमें भी अगर प्रेशर्स जो हैं वो एक्सेसिवली अगर ज़्यादा हो जाएं तो लंग जो है ब्रोंकियाई या ब्रोंक्यूल्स दे कैन रप्चर और डैमेज और एयर कैन लीक। ठीक है, तो ये जनरल आपको कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ा सा दे दिया। अगले डायग्राम की तरफ चले जाते हैं कि टेंशन नीमोथोरैक्स क्या है। नीमोथोरैक्स ही है which means air in the thorax cavity but it's under increased tension. Tension means कि the air is collecting into the प्लूरल स्पेस प्रोग्रेसिवली, ज़्यादा होती जा रही है। जिस तरह का पॉइंटर मेरा आपको बता रहा है कि ये जो एयर है बिटवीन चेस्ट केज एंड लंग इज प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग। इससे क्या होगा, आगे भी मैं आपको एक्सरेज और डायग्राम्स दिखाऊंगा। इससे होगा ये कि जो राइट साइड कैविटी है और वो इंक्रीज होती जाएगी विद एयर, सब्सिक्वेंटली कॉजिंग कोलैप्स ऑफ द राइट साइडेड लंग, और छोटा कोलैप्स होता चला जाएगा। और यही सारा एयर प्रेशर जो है विच विल स्टार्ट पुशिंग एवरीथिंग ऑन दी टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड। तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये ट्रैकिया आपको नज़र आ रहा है, पॉइंटर मेरा बता रहा है। ट्रैकिया आप यू कैन सी इट्स डिवेटेड और इज शिफ्टेड टू द ऑपोजिट साइड, और यहाँ पे वेना कावा आपको नज़र आ रहा है, हैज आल्सो बीन शिफ्टेड टू द लेफ्ट साइड। और हार्ट, ये सब जो चीज़ें हैं मेडिस्टेनम के अंदर हैं, तो एवरीथिंग इज बीइंग पुश्ड टू द ऑपोजिट साइड ऑफ द pneumothorax. So this is a progressively worsening condition
and therefore it's classed as an emergency situation. और diagram pathophysiological changes हो रही है. First line आपको है towards the side which is developing air in the pleural space. Lung collapse हमने बात कर ली है. ठीक. मैंने चैट बॉक्स खोला हुआ, किसी को आवाज ना आए तो प्लीज बताएं मुझे फौरन. दूसरी जो चीज है वो है शिफ्ट ऑफ मेडिस्टेनम टू द ऑपोजिट साइड. तो क्या आपको नजर आ रहा है डायग्राम में? प्रेशर ऑन द वेना का अगर इंक्रीज वो रिड्यूस्ड हो जाएगी. सब्सिक्वेंटली अगर आपको फिजियोलॉजी याद होगी, इधर देख लें आप ये डायग्राम में, अगर वेनस रिटर्न कम हो जाएगा तो कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगी, और ये वर्सनिंग जो है विल अल्टीमेटली लीड टू हाइपोटेंशन, शॉक एंड डेथ. ठीक है, आगे चले जाते हैं. ये मैंने it could be stab injury, it could be bullet injury. आप एक छोटा आप देखें यहाँ पे it creates a valve-like effect, meaning it lets the air in but doesn't go out into the atmosphere. ये वन वे वाल्व आ गया. एक तो ये रीजन होगी जहाँ से एयर आ रही है ट्रॉमा में. दूसरी तरफ अगर आप लंग्स को देखें, वही कोई जिस हमने पहले मेंशन किया, कोई डिजीज, टीबी, एब्सेस वगैरह विल कॉज रप्चर द लंग parenchyma and air will start leaking out from the lung. One way valve. यहाँ से it will let the air out into the pleural space, but it won't be able to go back into the lungs again. So it's like a one-way valve जहाँ पे the pressure in the pleural space progressively gets more and worse. अब राइट साइड डायग्राम में आप देख लें, जो ये स्पेस ज़्यादा होती जा रही है, जो मेरा पॉइंटर आपको बता रहा है, एवरीथिंग इज बीइंग पुश्ड टू द ऑपोजिट साइड. वेदर इज ट्रैकिया जो नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे, वेदर इज वेना कावा, वेदर इट्स हार्ट, और अल्टीमेटली इवन जो लेफ्ट साइड हेल्दी लंग है, इट विल आल्सो स्टार्ट गेटिंग कंप्रेस्ड बिटवीन द बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर ऑन द राइट साइड. ठीक, अगली स्लाइड पे जाते हैं. क्लिनिकल फीचर्स आपको थोड़े से मैं आपको बताऊंगा, जो उसको और भी एक्सप्लेन करेंगे आपकी आसानी के लिए. तो अगर आप टेकिपनिया मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप इंशाल्लाह आगे जब आएंगे क्लिनिकल साइड में तो ये आपके टर्म्स वगैरह आपको आनी चाहिए. जो पनिया, जो PNEA है, पनिया इट मीन्स ब्रीदिंग, और टैकी मीन्स इंक्रीज्ड, और कार्डिया आपको पता है हार्ट. ठीक है, तो टैकी, अगर टैकी मीन्स होता है रैपिड, तेज हो जाना. तो अगर इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट टैकिपनिया हो जाएगा, और टैकीकार्डिया भी हो जाएगा, हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, आपकी पल्स जो है वो ज़्यादा हो जाएगी. डिस्पनिया, निया हमने जो कह दिया, PNOEA इज ब्रीदिंग. टिस का मतलब है डिफिकल्टी. अगर आपने किसी को देखा हो ना, तो एयर हंगर, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, इस तरह अगर आप कोई जॉगिंग करता है, एकदम सीढ़ियाँ चढ़ के आता है, तो यू फील के ही इज शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, ही इज हैविंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. दूसरा है, आगे जाते हैं, चेस्ट पेन. ये क्यों होता है? बिकॉज देयर इज प्रेशर ऑन द पैराइटल प्लूरा विच इज ऑन द चेस्ट वॉल साइड, और वो आपको पता है सप्लाइड बाय सोमैटिक नर्व्स विच कैन फील पेन. तो चेस्ट पेन भी आपको हो सकता है. डिस्टेंडेड नेक वेन्स हैं, कंप्रेशन ऑन दी
वेना कावा, जिस तरह हमने डायग्राम में, आगे डायग्राम में मैं आपको बताऊंगा। और ट्रैकियल डेविएशन आपने पीछे देखी थी, ट्रैकिया इज बीन शिफ्टेड या पुश टू द अदर साइड। जो एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स का मतलब ये है, अभी आपने ऑस्कल्टेशन स्टेथोस्कोप आपके पास अभी नहीं है, जो कि आई एम श्योर आपकी बचपन से ख्वाहिश थी कि स्टेथोस्कोप पकड़ के गर्दन में लटका के कैंटीन के सामने खड़े होकर लड़कियों को देखें। वो भी इंशाल्लाह आपका थर्ड ईयर में शायद आए मेरा ख्याल में। तो अगर आप स्टेथोस्कोप उस चेस्ट पे लगाएंगे जहाँ पर न्यूमोथोरैक्स डेवलप है, तो वहाँ पे एयर एंट्री नहीं हो रही, तो आपको कोई ब्रीदिंग साउंड जो है वो सुनाई नहीं देंगी। ठीक है, तो इसको फिर हम कहेंगे एब्सेंट ब्रेथ साउंड। साइनोसिस, ब्लू डिस्कलरेशन, इस पे मैं आपको बताता हूँ, कुछ याद आ रहा होगा, आपने फिजियोलॉजी में चीज़ें पढ़ी होगी। और हाइपोटेंशन, तो इनको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं क्या 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 चीज़ें हैं। ट्रैकियल डेविएशन आपको पता है, डायग्राम्स में आपने देखी है क्यों हो रही है। जब एयर ही एंटर नहीं हो रही है लंग्स में, जो स्पेस में, तो वहाँ पे कोई साउंड्स भी कोई नहीं होंगी। तो ये जनरली जो है वो सिम्टम्स होंगे। अगली स्लाइड पे जाते हैं, जो मैंने आपको बताई है, जिसमें है कि हाइपोक्सिया क्यों होता है, टैकिपनिया, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट क्यों होता है, और इंक्रीज हार्ट रेट क्यों होता है। इसमें थोड़े सा आप सोच लें, लेकिन मैं आपको बता भी देता हूँ। सिंपली आप ये समझें कि ऑक्सीजन जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन है। टिश्यू लेवल पे देयर इज नो ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि जो वन साइड ऑफ द लंग विच इज कोलैप्स्ड बिकॉज ऑफ द एयर इन द प्लूरल स्पेस, वहाँ पे जो है आपकी जो है वन साइड जो है वेंटिलेशन परफ्यूजन हैज़ बीन रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली, आई वुड से। ठीक है, ऑक्सीजन आपकी कम हो गई। हार्ट रेट आपका इंक्रीज होता है क्योंकि you need RBCs to carry more oxygen to the tissues. So the more he rapidly breathes in and out, the more he will be able to inhale oxygen, and RBCs will be able to carry more oxygen to the tissue level. तो heart rate इसलिए increase होता है। Respiratory rate क्यों increase होता है? क्योंकि आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपके अंदर आए, और एट द सेम टाइम ज़्यादा से ज़्यादा यू विल बी एबल टू एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड। तो रेस्पिरेटरी रेट इज इंक्रीज टू इनहेल मोर ऑक्सीजन, और हार्ट रेट इज इंक्रीज टू कैरी एज मच RBCs to the tissue level with oxygen attached to the RBC। ये भी समझ में आ गई। ये एक थोड़ी सी टर्म है, अगर आपको कहीं याद आ रही हो, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी is क्या is the amount of air which remains in your lung after normal expiration। नॉर्मल आप एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन करते हैं, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद अगर आप और फोर्स करके एक्सपायरेशन करें, तो दैट विल बी द अमाउंट ऑफ एयर विच स्टिल रिमेन्स इन योर लंग। नेचुरली अगर लंग्स की जो कैपेसिटी रिड्यूस होती जा रही है ड्यू टू एयर इन दी प्लूरल स्पेस, तो आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी भी कम हो जाएगी और हाइपोक्सिया और सीवियर हो जाएगी। तो बेसिकली अगर आप मोटी मोटी बातें यही हैं कि अगर किसी को लंग्स को आपने हटा दिया या रिड्यूस कर दिया या कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो एक साइड पे तो आपकी जो ऑक्सीजन वेंटिलेशन परफ्यूजन हो रही थी वो हो ही नहीं रही है। तो ऑब्वियसली नेचुरली जो पेशेंट है विल बी हाइपोक्सिक, और उसी की वजह से फिर टैकिकार्डिया, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, सब कुछ हो जाएगा। और आगे पे जाते हैं स्लाइड पे, ये आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ क्या हो रहा है। ये बड़े बड़े काले एरोज लगे हुए हैं जो कि सिग्निफाई कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ बना हुआ है। ये लाइनें देखें, और ये नेक है, अगर मैं आपको बता दूँ, ये बेर्ड है, ये नेक है, यहाँ पे एडम्स एप्पल है। अगर पॉइंटर को आप मेरे देखें, यहाँ पे कहीं इनका सुप्राक्लेविकुलर नॉच हो गया। ये क्या चीज़ है, नजर आ रही है? गैस किया कि नहीं अभी तक? शाबाश। स्टैंडर्ड नेक वेन्स ये क्यों होंगी? ये एक साइन है जो कि एयर इन थोरेसिक कैविटी में डेवलप हो सकता है, हीमोथोरैक्स जो है, स्टैंडर्ड नेक वेन्स। ये क्या चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, राइट साइड पे आप देखें तो बड़ा जो है वो रेडिश है, पिंकिश है, और जहाँ मेरा पॉइंटर है आप देखें अब इसमें इस जो आपकी जगह है इट्स टर्न्ड ब्लू। तो दिस इज कॉल्ड साइनोसिस। साइनोसिस क्या है कि ड्यू टू एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड,
एंड लेस ऑक्सीजन जो है इन योर RBCs. RBCs आर कैरिंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड एंड लेस ऑक्सीजन. और ये भी वही जिस तरह हमने मेंशन किया है कि क्यों हो रहा है. ठीक है, आगे स्लाइड में जाते हैं. ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इज वेरी वेरी सिंपल. एयर इन चेस्ट वॉल कैविटी बिटवीन प्लूरल स्पेस, कंप्रेसिंग द लंग्स. आपने उस एयर को निकालना है ताकि लंग कैन री एक्सपैंड. जब लंग री एक्सपैंड हो जाएगा तो सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, इन प्लेस आ जाएंगी, वेंटिलेशन परफ्यूजन भी ठीक हो जाएगी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ RBCs भी करेक्ट हो जाएगी, और हार्ट रेट भी कम हो जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट भी कम हो जाएगा. तो जो है सिंपली आपने उस एयर बाहर निकालना है. अब आपने दिमाग पे जोर डालें कि जी एयर कैसे निकलेगी. किसी को है दिमाग में एयर कैसे निकालेंगे? बोले, कुछ लिखे. शाबाश. हाथ डाल के नहीं निकालनी, कोई और तरीका बताएं. आ रहा है किसी के दिमाग में? जो चेस्ट वॉल कैविटी है बिटवीन स्पेसेस प्लूरा एंड विसरल, उस एयर को हमने बाहर निकालना है ताकि लंग कैन री एक्सपैंड. एक कोई बताए. शाबाश सर. सर्जिकल चेस्ट वॉल को इंसाइज करें. एक्सीलेंट, वेरी गुड. कौन है ये बच्चा? हसीब जावेद 49. और ट्यूब डाल के निकालेंगे. तो आपका एक कलीग कह रहा है कि हम चेस्ट वॉल के अंदर इंसिजन भी दे सकते हैं, और एक उसने कहा एक ट्यूब डाल देंगे. ट्यूब यानी कि जो है इसको हम ड्रेन भी कहते हैं. तो शाबाश, ये जो हसीब जावेद, मुबारक हो, तुमने अपना पहला मरीज इंशाल्लाह किसी की जान बचा लोगे इस बात से. ठीक है, तो अब इसके जो डिफरेंट तरीके हैं जिस तरह के आपके कलीग ने बताया है, लेकिन उसको हम जो फॉर्मली हम उनको क्या कहेंगे, एक तो आप नीडल डाल लें. ठीक है, ठीक है. पहली चीज़ जो मेंशन मैंने करनी ज़रूरी है कि आप ऑक्सीजन देंगे पेशेंट. ऑक्सीजन, प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन टू अ पेशेंट इज़ अ लाइफ सेविंग प्रोसीजर. याद रखना आप, कभी भी याद रखें. कभी भी कोई पेशेंट अनवेल लगे, क्रिटिकली इल लगे, आपको लगे कि ठीक नहीं है, सीरियस है, कोई भी चीज़ है, दो तीन चीज़ें आप लोगों ने करनी होती. एक, आपने उसको जो है ऑक्सीजन देनी है. एक, आपने उसके अंदर इंट्रावेनस लाइन क्रिएट करनी है आर्म्स के अंदर. और थर्ड, आपने उसके अंदर फ्लूइड्स देने हैं. आगे आपने अभी तक शायद फ्लूइड्स पढ़े होंगे. नॉर्मल सलाइन है, रिंगल लैक्टेट है. तो आपने क्या किया, ऑक्सीजन दी, IV एक्सेस इंट्रावेनस लाइन डाल दी और फ्लूइड स्टार्ट कर दिया. अब यकीन करें, अगर आप ये चीज़ें कर देंगे ना, तो 50% चांस है कि जो सीरियसली अनवेल पेशेंट है उसकी आप तकरीबन घंटा आपने जान बचा ली है, 1 आवर, विच इज़ कॉल्ड द गोल्डन पीरियड. तो इसमें भी आप यहीं स्टार्ट करते हैं. ऑक्सीजन दे दी. एयर निकालने के तरीके में हमारे पास नीडल है, खास नीडल होती हैं जो कि ज़्यादा डायमीटर की होती हैं. वो डाल के आपने एयर को एस्पिरेट कर लिया. थर्ड, आपके कलीग ने मेंशन किया एक चेस्ट ट्यूब डाल दी. ठीक है, ये मैं आपको आगे डायग्राम्स में भी बताता हूँ कि क्या करना होता है. टेंशन नीमोथोरैक्स में बता दूँ आपको, इससे इमरजेंसी आपने फ़ौरन नीडल डाल के एयर निकालनी है, और फिर आपने इमीडिएटली उसमें चेस्ट ड्रेन भी डाल देना. तो डायग्राम्स में आपको ज़्यादा समझ में आएगा. ठीक है, ये कुछ पिक्चर फिर मैंने आपको दिखाई है, और इसमें हम थोड़ा सा मेंशन कर दूंगा. मैं इस पिक्चर में देख लें, जो मेरा पॉइंटर है, यहाँ पे एयर है, कंप्रेसिंग द राइट साइड लंग, पुशिंग एवरीथिंग टू द ऑपोजिट साइड. अब आ जाएगी बात, पहले क्वेश्चन, व्हाट इज नीमोथोरैक्स? बता चुके हैं हम लोग, एयर इन दी थोरेसिक कैविटी. व्हाट आर द कॉजेज? हमने मेंशन कर दिया. इट कुड बी ट्रॉमा, और इट कुड बी सेल्फ इंड्यूस्ड अगर आप कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, और इट कुड बी लंग डिजीज, जहाँ से कि एयर कैन लीक आउट फ्रॉम इनसाइड द लंग. कॉजेज हो गए. और क्लिनिकल फीचर्स होगी बात, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, डिस्टेंडेड नेक वेन्स, और हाइपोटेंशन, एयर हंगर, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, यू नेम इट, और जो इस तरह की कॉम्प्लिकेशन. वाई टेंशन न्यूमोथोरैक्स इज फेटल? फेटल मीन्स इट कैन कॉज डेथ. वो हम पीछे मेंशन कर चुके हैं, क्योंकि इट्स अ प्रोग्रेसिवली वर्सनिंग कंडीशन. जो प्रेशर इनसाइड द लंग है इन द प्लूरल कैविटी, वो इंक्रीज होता चला जाता है विद एवरी सेकेंड. तो आप, इस एन इमरजेंसी, आपने इसको फौरी तौर पे इमरजेंसी में इस प्रेशर को रिलीव करना है.
by putting a needle and aspirating and then putting a chest tube or drain in the pleural space. ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमने अभी मेंशन कर दिए हैं, आगे डायग्राम में भी नजर आएंगे। नीडल डाल दी, एस्पिरेट कर लिया, चेस्ट ट्यूब डाल दी और ड्रेन कर लिया। ठीक है, अब आगे पिक्चर्स और डायग्राम्स हैं, थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा। पिक्चर्स देख के लोग बहुत खुश होते हैं, मूवीज हो तो और भी खुश होते हैं, मूवी भी आएगी, फिक्र ना करें। ठीक है, और ये मैंने आपको लंग की जो बाउंड्री है वो मार्क आउट की हुई है। इसमें जो आप चीज़ देख सकते हैं, ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं ना ब्रांचेस या इस तरह की चीज़ें, बड़ी ये क्या हो, वो क्या कहेंगे, ये इनको हम कहेंगे कि दे आर लंग पेरेन्काइमा की लाइंस हैं। ठीक है, तो ये जहाँ तक लाइंस नज़र आएंगी, सॉरी इस पॉइंट ऑफ यहाँ देखिए लाइंस नज़र आ रही हैं, इधर भी नज़र आ रही हैं, इधर भी नज़र आ रही हैं, तो इसका मतलब है ये सारा लंग है। ठीक है, इधर अगर आप आए राइट लेफ्ट साइड पे, यहाँ भी आपको थोड़ा हेजी लाइनें और डर्टी चीज़ें नज़र आ रही हैं इस तरह की, तो इसका मतलब है कि ये लंग है और देयर इज एयर इन द लंग। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। थोड़ा सा इसको बता देते हैं मैं कि ये राइट हाइलम, लेफ्ट हाइलम, जहाँ से आपके राइट हाइलम वो है जहाँ से आपके मेन ब्रोंकाई राइट साइड के आते हैं। डायफ्राम नज़र आ रहा है, ये चीज़ आप देख लें, मेरा पॉइंटर जो बता रहा है ये ट्रेकिया है। एक चीज़ आपने बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो एयर है वो इट अपेयर्स डार्क इन कलर एक्सरेज पे। ठीक है, जिसको आप कहेंगे हाइपर डेंस। ठीक है, और बोन्स जो हैं वो आपको वाइटिश नज़र आएंगे। ठीक है, क्योंकि बोन्स जो है उनमें कैल्शियम है, दे आर कैल्सिफाइड। एयर जहाँ जहाँ भी होगी वो अपेयर, इट विल अपेयर डार्कर इन कलर। ठीक है, जिसको हम ट्रांसलूसेंट भी कहते हैं, लेकिन आप इसको डार्क और वाइट के हिसाब से याद रखें। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं हम लंग्स में जहाँ जहाँ एयर है वो डार्क है सारा एरिया। ठीक है, देख लें आप लोग ये देख लें, यहाँ पे अब ये जो आपको लाइनें थोड़ी थोड़ी डर्टी लाइनें नज़र आ रही हैं, ये लंग पेरेन्काइमा की लाइन्स हैं। ठीक है, और फिर और देखते हैं, ये आपको क्लेविकल नज़र आ रहा है, फिर लेफ्ट साइड पे देखें आपको स्केपुला नज़र आ रहा है। आगे जाते हैं चलो। ठीक है, अच्छा ये जो है अब एक नीमोथोरेक्स है। कैसे में पता चलेगा, अगर आप लेफ्ट साइड को पहले देखें, हमेशा आपने एग्जामिनेशन करना होता है तो आप दोनों साइड ही कंपेयर करते हैं। ये में एओर्टा नज़र आ रहा है, ये लेफ्ट साइड हार्ट बॉर्डर है। अब वही चीज़ें देखें, लाइंस नज़र आ रही हैं आपको, यहाँ लाइंस नज़र आ रही है, लाइंस नज़र आ रही है, लाइंस नज़र आ रही हैं, लाइन नज़र आ रही है। ये चीज़ छोड़ दें, ये एयर इन दी स्टमक बिलो द डायफ्राम। ये जो लाइन आप देख रहे हैं डायफ्राम है सारी, थ्रू रनिंग थ्रू आउट दी राइट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जब कंपेयर टू अब लेफ्ट साइड देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये तो बहुत डार्क है कंपेयर टू दी ऑपोजिट साइड। प्लस यहाँ पर कोई लाइनें नज़र नहीं आ रही, यानी कि यहाँ पे कोई लंग नहीं है। लंग कहाँ है, लंग यहाँ पे पहुँच गया, ये उसके बॉर्डर्स है लंग्स के। तो इट मीन्स कि ये जो है लंग कोलैप्स हो गया हुआ है। क्यों कोलैप्स हो गया है? वेरी लाइकली यहाँ पे एयर जमा हो गई है, विच इज़ अपेयरिंग एज डार्क, गिविंग डार्क शेडोज। प्लस आपको यहाँ पे कोई लंग पेरेन्काइमा की लाइंस नज़र नहीं आ रही। ठीक है, और अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे ट्रैकिया को, जो मेरा पॉइंटर बता रहा है, ट्रैकिया इंस्टेड ऑफ बीइंग वेरी स्ट्रेट वो हैज़ बीन पुश टू द लेफ्ट साइड। ये कर्व नज़र आ रहा है आपको, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि ये जो ट्रैकिया है हैज़ बीन पुश टू द लेफ्ट साइड। सिमिलरली ये जो यहाँ पे मेडिस्टनम है, ये हैज़ आल्सो बीन पुश टू द अदर साइड। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। और भी डायग्राम्स हैं। अब ये देखते हैं, पहले आप अगेन कंपेयर करना है। राइट साइड देखें जो नॉर्मल है, इसमें जो है बोन्स रिब्स भी नज़र आ रही हैं और लंग पेरेन्काइमा, और वही जो लाइंस जिस तरह ट्री ब्रांचेस नहीं होती हैं उस तरह आपको बहुत सारी नज़र आ रही है। इवन अप टू यहाँ भी नज़र आ रही है, जो मेरा पॉइंट को बता रहा है। अब कंपेयर भी नहीं आ रही, पॉइंटर मैंने आपको बता, कोई भी नहीं है। और जहाँ हम आ जाते हैं ये देखें, इवन मोर इसमें जो है लंग जो है वो कोलैप्स हो गया हुआ है। ठीक है, अगली स्लाइड पे चले जाते हैं। अगेन वही लेफ्ट साइड देखें, जो आपको बहुत सारी जो कुछ भी नहीं, और ये आपको बाउंड्री नज़र आ रही है।
लंग की। तो अगेन जो है इसमें ये भी बहुत क्लियर है, पॉइंटर मेरा बता रहा है आपको लंग मार्जिन हैं विच आर कोलैप्स, और यहाँ स्पेस में कुछ भी नहीं है, एयर है। एक चीज नजर आ रही है, ये चेस्ट ट्यूब है जो उन्होंने चेस्ट ट्यूब में डाल दी, अंदर डाल एयर कम आउट ऑफ द चेस्ट वॉल। एक और है टू द ऑपोजिट साइड, ठीक है। एक और चीज आ गई, वही स्लाइड पे चले जाते हैं। अगेन आप देखें, यू आर अनम्यूटेड बाय होस्ट। ठीक, प्रिय बताएं, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? 4-5 मिनट रह गए, जल्दी बोलेगे अब। आवाज आ रही है? सर आ आवाज रही आ है। रही है? जी सर आ रही है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अगली स्लाइड है, देखें आप, एरो मेरा जो बता रहा है आपको। फिर लेफ्ट साइड देखें, राइट साइड देखें, कोई एयर नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है। कोई आपको लंग की जो लाइनिंग्स हैं कोई नजर नहीं आ रही, और ये आपको मार्जिन नजर आ रहे हैं विच इज द कोलैप्स लंग। ठीक है, आगे जाते हैं। नीडल जिससे कि आप एस्पिरेट करते हैं, ये थोड़ी नीडल जो है ज़्यादा ब्रॉड है, वाइडर कैलिबर की है, वाइडर डायमीटर की है, और ये आप इंसर्ट करते हैं इन द प्लूरल स्पेस टू let air come out of the chest. So it's an emergency procedure, immediate decompression. Decompression means reducing the pressure in the pleural cavity. तो आपकी एक नीडल जो है हमने कहा ये हो, इसके भी एक मार्किंग्स होती हैं, अगर याद रखें, मिड क्लेविकुलर और सेकंड इंटरकॉस्टल। तो यूजुअली ये जो है यहाँ पे डाली जाती है। ठीक है, ये यहाँ पर रहे हैं ताकि एस्पिरेट करें एयर को। ठीक है, ये जो है एरिया है जहाँ पे ये मार्क ट्रायंगल बना हुआ है। ट्रायंगल किस चीज़ से बनता है? निपल, निपल की लोअर बाउंड्री विच इज 6th रिब। ठीक है, 1 2 3 4 5 6th रिब, और इसके ऊपर आपकी 5th इंटरकॉस्टल स्पेस होगी। और ये जो ट्रायंगल की जो लास्ट बाउंड्री है वो इट इज द मिड एक्सिलरी लाइन। मिड एक्सिलरी लाइन और निपल की लाइन विच इज 6th रिब, यहाँ पे आपकी एक ट्रायंगल बनता है विच इज कॉल्ड ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी, जहाँ पे आपने चेस्ट ट्यूब ये ड्रेन डालना होता है। ठीक है, उसकी टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ, टाइम हमारे पास शॉर्ट है। सिंपली आप लोकल एनेस्थेटिक देंगे, पंक्चर करेंगे विद इंस्ट्रूमेंट्स, और फिर यहाँ पे आप उसको टाई कर देंगे ताकि जब आप ट्यूब डाल दें तो आप उसको टाई करके सिक्योर कर लें। ये चेस्ट ट्यूब डली हुई है। ये चीज़ मैं आपको मेंशन कर दूँ, ये जो आप देख रहे हैं, मैं पॉइंटर मेरा बता रहा हूँ, ये आपका न्यूरोवास्कुलर बंडल है। इसमें आर्टरी, वेन और नर्व है, विच इज़ आपने रिमेंबर याद रखना है कि विच इज़ बिलो द रिब। तो अब आपने पंक्चर भी अगर करना है तो यू हैव टू पंक्चर और पुट अ ट्यूब जस्ट अबव द लोअर रिब, जैसे कि आप ये इस डायग्राम में देख रहे हैं जहाँ मेरा पॉइंटर है। अगर आपने इस चेस्ट ड्रेन को जस्ट बिलो द रिब आपने अगर डालने की कोशिश की तो यू विल डैमेज द न्यूरोवास्कुलर बंडल, और यहाँ पे इंटरकॉस्टल आर्टरीज हैं विच विल कॉज सीवियर हेमरेज और ब्लीडिंग। तो ये बड़ा एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपने याद रखना है और आगे भी आपको बार बार रिमाइंड करके तो जो भी आपने करना है जस्ट चेस्ट ट्यूब आपने डाल दी ना, इस जिस बॉटल के साथ उसको कनेक्ट करते हैं इस कॉल्ड अंडर वाटर सील।
बॉटल, ये अंडर वाटर सील है। सील क्यों कहते हैं कि ये एयर यहाँ से निकल रही है चेस्ट से, और ये चेस्ट ट्यूब का ये जो एंड है, जो ट्यूब है उस वो इस बिलो दी वाटर, इसीलिए इसको अंडर वाटर सील कहते हैं। यानी जो भी एयर एक्सपिरेशन में चेस्ट कैविटी से निकल रही है, इट विल गो अंडर द वाटर, एंड व्हेन पेशेंट जो है वो इंस्पायर करेगा तो दिस एयर विल नॉट बी गोइंग बैक इनटू द लंग्स। सो जब वो इंस्पायर करेगा तो एक्स्ट्रा एयर जो प्लूरल स्पेस में है वो निकल के अंडर वाटर चली जाएगी, और यहाँ से बबल्स जो है रिलीज होंगे, और ये दूसरी जो आउटलेट है यहाँ से एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। ठीक है, आगे जाते हैं। एक छोटा मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ये आपने इंसिजन दिया हुआ है जस्ट बिलो द रिब, ये आपने फिंगर वहाँ पे इंसर्ट किया है। ये जो पॉइंटर मेरा आपको बता रहा है, ये जो ट्यूब है चेस्ट ट्यूब, वो आप उसके अंदर डाल रहे हैं। और ये चेस्ट में डाल दी, फिर आप ये पिक्चर्स हैं जिससे आप, ठीक है, एक डायग्राम है, उसके बाद फिर जो है वो इस वीडियो को, और प्लीज बता दें अगर आवाज नहीं आ रही तो मुझे कोई बता देगा। इस वीडियो की आवाज आ रही है? बताएं, खुदा के लिए कहें यस सर। ओह माय गॉड, नहीं, चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ, दोबारा लगाते हैं, मैं एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या हो रहा होगा। ठीक है, इसमें बेसिकली हम बता रहे हैं आपको कि चेस्ट ट्यूब कैसे डाली जाती है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो नज़र आएगा आपको, इसमें रिब फ्रैक्चर है। ये मेरी पॉइंटर को देखें, ये मेरा जो एरो हेड बता रहा है, ये जो ये कॉर्टेक्स है, रिब्स है, ये किधर जा रही है और ये किधर है। तो देयर इज कंटिन्यूटी ऑफ द कॉर्टेक्स जो है हैज बीन डिसरप्टेड। ठीक है, देयर इज अ स्पेस बिटवीन द रिब्स, यहाँ पे ये डिसरप्शन है, ऑब्वियसली कोई ट्रॉमा हुआ है जिसकी वजह से रिफ्रैक्चर हुआ। ठीक है, इसमें डायग्राम में आपको बता दूं, ये अभी पूरी शिफ्टिंग नहीं हुई है लेकिन थोड़ा सा ट्रैक, और अगेन ये स्पेस जो मेरा एरो हेड है वो बता रहा है कि यहाँ कोई लंग मार्किंग के साइंस नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ एयर है। तो फ्रैक्चर हैज कॉज्ड थोरैक्स। ठीक है, ये सर्जन है, आपने देख लिया अपने आप को स्क्रब कर रहा है, तो इट मींस इट्स अ कंप्लीटली स्टेराइल प्रोसीजर। आपने अपने आप को थॉरली क्लीन करना है, ग्लव्स एंड गाउन्स पहनने हैं, मास्क, कैप, एवरीथिंग। तो इस वी कॉल इट्स अ स्टेराइल प्रोसीजर, जिस तरह के प्रॉपर ऑपरेटिंग थिएटर्स में होते हैं, ताकि उसके अंदर इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस ना हो। ये किट प्रिपेयर की जा रही है। किट में आप देख लेंगे कि ये जो पॉइंटर मेरा बताएगा, ये नीडल है, लोकल एनेस्थेटिक भी यूज होगा। ये जो पॉइंटर बता रहा है सर्जिकल ब्लेड है, ये स्क्रब है विच इज पायोडीन टू क्लीन। ठीक है, ये एक स्विचर मटेरियल आ गया। ठीक है, ये जो सर्जन है, ये लोकल एनेस्थेटिक क्या चीज़ है? इट नम्स द स्किन, ब्लॉक्स दी लोकल जो आपकी नर्व्स हैं इन दैट एरिया, सो पेशेंट इज नॉट एबल टू फील एनी पेन। ठीक है, ये पेशेंट है, आपको पोजीशन है इसकी जो है राइट आर्म बिहाइंड हिज हेड, और ये आपने ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी जो है खोलना है। आपको बता रहा है, ये निप्पल नज़र आ रहा है, यहाँ से एक लाइन है और मिड एक्सिलरी लाइन है, अब ड्रेप्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये यूजली ये प्रोसीजर जो है वो सर्जिकल थिएटर्स में किया जाता है, लेकिन मैंने कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि वी डोंट हैव मच टाइम, इमरजेंसी, पेशेंट जो है अनवेल है, तो वी हैव टू डू इट इन इमरजेंसी थिएटर, इमरजेंसी जो वार्ड है, कैजुअलिटी है, वहाँ पे हमने इमरजेंसी में किया। ये लोकल एस्थेटिक दे रहे हैं, देख लें। आप चले जाएं तो इंटरकॉस्टल एक्सल
जो आपके मसल्स हैं, इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, फिर उसके बाद आपकी पेराइटल प्लूरा आती है विच इज़ सप्लाइड बाय सोमैटिक नर्व्स। जब आपको कम्प्लीटली श्योर हो गया कि पेशेंट जो है फील पेन नहीं करेगा, देन यू गिव अ इंसिजन, ठीक है, जस्ट बिलो द रिब, फिर थोड़ा सा उसको डायलेट किया। अब इसको हमने पंक्चर करना है। पंक्चर वेरी केयरफुली हमने करना है इनटू दी प्लूरल स्पेस जहाँ पे एयर जमा है, ठीक है। तो जैसे ही आपको एक गिव वे फीलिंग आएगी, जैसे कि आप किसी कैविटी में, जैसे कि अभी आपको नजर आया होगा, ये उसको आपने थोड़ा सा होल को ओपन किया, ठीक है, उसको होल्ड करके आपने स्टिल किया। अब एक ट्यूब होगी, ये चेस्ट ट्यूब, ये हमने इसके अंदर कैविटी में इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि जो एयर है वो एस्केप थ्रू दिस ट्यूब। देखें वाइट होगी है, क्लैम्प किया। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको हमें सिक्योर करना है। इसमें हम थ्रेड्स लगाएंगे, स्विचेस लगाएंगे, टाई करेंगे ताकि ना ये ट्यूब अंदर चली जाए और ना बाहर निकल आए। निकालेंगे कब? मैंने सेज कंप्लीटेड इस फंक्शन जिसके लिए इसको डाला गया। ये अब सर्जन जो है उसको वो कर रहा है, सिक्योर कर रहा है थ्रेड्स के साथ। तो ये थोड़ा 1 मिनट रह गया, थोड़ा सब्र कर ले। वैसे भी इस महीने में हमें सब्र करना सिखाया गया, ठीक है। ये टाई कर लिया। फिक्स करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप नहीं चाहती हैं कि ट्यूब की पोजीशन हिल जाए। अब इसको हमने ड्रेन के साथ कनेक्ट करना है, और ये ड्रेन को हम कहते हैं अंडर वाटर सील, क्योंकि इसको नीचे से सील किया हुआ है वाटर कॉलम में। ये वो आप देख लें, मैं आपको पॉइंटर से बताता हूँ कि यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे जैसे एयर चेस्ट से निकलेगी, यहाँ पे बबल्स आना शुरू हो जाए। ये देखें, ये मेरा पॉइंटर आपको बता रहा है, ये वो एयर है जो कि चेस्ट से निकल रही है, ठीक है, एयर बबल्स जो आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसको आपने सिक्योर कर लिया, फिक्स कर दिया। अब देन वी वेट कि जब तक पेशेंट के सिम्टम्स इंप्रूव नहीं होते। और फिर ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं आपको बता दूँ, हमेशा चेस्ट ट्यूब डालने के बाद हमने एक रिपीट एक्सरे करना होता है। ये जो है चेक रिपीट एक्सरे का मकसद ये है कि आप एक पहली चीज़ आप चेस्ट ट्यूब की पोजीशन देखें, जो मेरा एरोहेड आपको बता रहा है कि ये ना ज़्यादा इनसाइड है ना आउटसाइड है, पोजीशनिंग ठीक है। और ये जब आपकी एक्सरे चेक एक्सरे आपको बताए कि पोजीशनिंग ठीक है आपकी ट्यूब की, तो देन जो है पेशेंट को आप फिर वार्ड में भेज दें, ठीक है। चले जाएं, शाबाश। अब क्या करेंगे? इफ्तारी का इंतज़ार करेंगे। चले, होपफुली एक दिन मैं आपके सामने भी आके बैठूंगा। चलो शाबाश। हाँ सॉरी, कोई कह रहा है मेरी आवाज़ अटक रही है, लेकिन ये कोई इंटरनेट में मसला था मेरा ख्याल।